हाय, मैं हूँ खुशी और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। जी हाँ दादी माँ, यही सच है। हो सकता है अपने अमीर दोस्त के पापा को अपनी बातों में फंसाकर जादू टोना करके रोशनी के उस फटीचर पति ने पटा के 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया हो। क्योंकि आपने शर्त जो रखी थी, जो कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएगा आप उसी को मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठाने वाली हैं। अपनी बीवी को हमारे इस एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए उस फटीचर ने अपने दोस्त के अंकल से पैसे सिर्फ इसीलिए लिए हो कि वो हमारी कंपनी में पैसा लगाकर फिर उसी कंपनी में हेरा फेरी करके वो पैसा डबल करके अपने अंकल को लौटा सके। जितना कमीना मैं रोशनी के उस फटीचर पति को समझता था, वो दरअसल उससे भी बड़ा वाला हरामखोर निकला है दादी माँ। दादी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर अपने पोते आकाश को कहती है, अपनी दादी माँ के सामने कैसी भाषा का प्रयोग करना है, ये भूल चुके हो क्या तुम आकाश? आकाश नजरें नीची कर लेता है। दादी माँ कुर्सी से गुस्से से खड़ी होती है और कहती है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाना है ये मैं तय कर चुकी हूँ। दादी माँ ये कहती है जैसे मन बना लिया है उन्होंने आकाश को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का, और कहते हुए बाहर की तरफ रवाना हो जाती है। आकाश खुशी से अपना सीना चौड़ा करके बाहर की तरफ जाता है, जैसे आज उसका सपना पूरा होने वाला है। यहाँ ऑडिटोरियम में सारे बैठे हैं इस बात के इंतजार में कि कौन बनेगा आज नंदा एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर। रोशनी अब भी अक्षय को फोन लगाती है। फोन अब भी बंद बता रहा है। यहाँ रोशनी की मम्मी जो रोशनी के पास बैठी हैं इस बात को नोटिस करती है और रोशनी से कहती है, मत रख कोई उम्मीद उस निकम्मे से, ना वो कल तेरे काम आया था और ना आज आएगा। बेकार में ही अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तूने भाग कर शादी कर ली उस फटीचर लड़के से। तूने जिद की ना होती ना तो आज किसी बड़े से राजमहल की रानी होती, यहाँ अपने भाई के खिलाफ खड़ी होकर मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी के लिए लड़ाई न कर रही होती। रोशनी परेशान है और उसकी मम्मी और भी आग में घी डालने का काम कर रही है। ये बात वहाँ पहली लाइन में उनके बगल में बैठी अंशुल भी सुनती है और एक व्यंग वाली हंसी हंसती है। उसी वक्त दादी माँ ऑडिटोरियम के स्टेज पर शानदार एंट्री लेती है और सभी उनका स्वागत तालियों से करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दादी माँ सभी को हाथ दिखाते हुए शांत रहने को कहती है और अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहती है, बिना आप सभी को और इंतजार करवाए मैं आज नंदा एम्पायर के मैनेजिंग डायरेक्टर का चयन कर रही हूँ। और जैसा फैसला हर खानदान में होता है, मैं भी वैसा फैसला लेकर हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की साख रखना चाहती हूँ। और कंपनियां घर के चिराग यानी कि घर के बेटे चलाते हैं। इस बात पर अपनी मोहर लगाते हुए अपने पोते आकाश नंदा को दादी माँ आगे कंप्लीट करे उससे पहले ऑडिटोरियम के गेट से जोर से आवाज आती है, रुक जाइए दादी माँ। सभी आवाज जहाँ से आई थी वहाँ देखते हैं। वहाँ खड़ा है रोशनी का पति अक्षय, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। इसीलिए अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, भारतीय परिवारों में कब तक होती रहेगी घर की बेटियों के साथ बदसलूकी? कब तक बेटियों के बजाय बेटों को सौंपी जाएगी बिजनेस की बागडोर? क्यों एक कंपनी घर की बेटी नहीं चला सकती? अक्षय के इन सवालों से चौंक गए हैं वहां मौजूद सारे लोग। आकाश गुस्सा हो जाता है, साथ ही अंशुल और दादी माँ भी। रोशनी अक्षय को देखकर सिर पर हाथ रख लेती है अपने। रोशनी की मम्मी भी डर जाती है अक्षय के पूछे सवालों से। दादी माँ कुछ कहें इससे पहले अक्षय कहता है, जानता हूँ दादी माँ, मेरी कोई औकात नहीं है आपसे और यहाँ मौजूद सभी अमीरों से ऐसे सवाल करने की, वो भी मीडिया वालों के सामने, क्योंकि हूँ तो मैं एक मामूली सा गरीब मिडिल क्लास आम लड़का जो इस बड़े से नंदा एम्पायर की बेटी रोशनी नंदा का पति है और एक घर जमाई है। हम घर जमाइयों की हालत तो गली के कुत्ते जैसे होती है ना, जो बस पड़े रहते हैं सड़कों पर बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना कोई जुबान लड़ाए। लेकिन मैंने जो सवाल पूछे हैं वो मैंने नहीं, इस कंपनी में 500 करोड़ लगाने वाले और वसंत कुंज की पहाड़ी की चोटी पर स्थित सारे बंगले खरीदने वाले, और तो और आज सुबह देश की शान 9 लाख हार खरीदने वाले मेरे विक्रांत अंकल ने पूछने को कहे हैं आपसे। तालियों से स्वागत कीजिए मेरे अंकल का, दिल्ली की सबसे अमीर हस्ती और फिल्मों के सुपरस्टार मिस्टर विक्रांत सेठी का। सारे खड़े हो जाते हैं इतनी बड़ी हस्ती का नाम सुनते ही, और सबके सामने एंट्री होती है विक्रांत सेठी की। सभी के बीच विक्रांत सेठी आकर स्टेज पर खड़े होकर दादी माँ से पूछते हैं, दीजिए जवाब सुमित्रा नंदा जी, अगर आपने मेरे सवालों के ठोस जवाब नहीं दिए तो आपकी कंपनी को मेरी तरफ से देने वाला 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं खारिज कर दूंगा। ये बात सुनते ही सारे दंग रह जाते हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार है सुमित्रा जी। अक्षय के सेठी अंकल दादी माँ से पूछते हैं। अक्षय वहां स्टेज पर चढ़कर
दादी माँ के पास जाता है और दादी माँ पर प्रेशर डालते हुए, अपने मजाकिया अंदाज में कानाफूसी करते हुए दादी माँ के बिल्कुल पास आकर उनके कानों में कहता है, दादी माँ जल्दी से मेरी बीवी को आपकी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दो, वरना 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे सेठी अंकल वापस ले लेंगे। फिर कैसे चुकाएंगे आप? हमारी कंपनी का मोटा सा लोन जो कंस्ट्रक्शन विंग में हुए लॉसेस की वजह से हमें लेनदारों को वापस देना है। सोचने में वक्त जाया मत कीजिए और बना दीजिए मेरी बीवी को अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। वो काबिल है, संभाल लेगी। बड़े ही इंटेंसिटी के साथ वो थोड़ा जोर से कहता है, जिंदगी में एक बार बेटे की जगह बेटी को चुनकर देखिए। ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होता हुआ आकाश अक्षय और दादी माँ के पास आकर अक्षय को दादी माँ के पास से खींचते हुए उसका कॉलर पकड़कर उसका तिरस्कार करता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी माँ के इतने करीब जाने की? 2 कौड़ी के इंसान, दूर हटो। उसे जोर से वो धक्का देता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन सेठी अंकल उसे बचा लेते हैं। अक्षय सेठी अंकल को लुक देता है कि कोई गड़बड़ ना करे और फिर हंसते हुए वहां मौजूद पूरी जनता को कहता है, मेरे साले साहब को लोगों को इज्जत करनी नहीं आती, माफ कीजिएगा उन्हें, लेकिन फिर भी हमारी दादी माँ को लगता है कि वो काबिल हैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए। आप सब जानते हैं क्यों? अपनी आवाज में एक भारीपन के साथ, और उसकी आंखें हल्की नम है। रोशनी को देखते हुए वो कहता है, क्योंकि वो इस घर के बेटे हैं, नंदा एम्पायर के चिराग हैं। न जाने और कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां हमारे बड़े बुजुर्ग बेटों को चुनते रहेंगे अपना उत्तराधिकारी। कैसे मिलेगा घर की बेटियों को आगे बढ़ने का मौका? कैसे करेंगे वो अपनी काबिलियत को साबित अगर हमारे बड़े बुजुर्ग उन्हें मौका ही नहीं देंगे? कैसे बेटों से आगे निकलेंगी हमारी बेटियां? हाँ, लेकिन हमारी दादी माँ आज कुछ तूफान ही करेंगी। आप सभी हौसला रखिए। ये कहते हुए हंसते हुए अपने आंसू पोंछता है अक्षय, क्योंकि बात ही उसने ऐसी खास और शॉकिंग कही है कि हर किसी की आंखें भर आई हैं। वहां मौजूद सभी लोग किसी सोच में डूबे हुए लग रहे हैं। रोशनी की आंखें भी आंसू से भरी हुई हैं। अक्षय आकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। आज के दिन भी रुला दिया ना मैंने तुम्हें। आई एम सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी मैं गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें खुश कर देगी। कहते हुए वो रोशनी के माथे पर चूम लेता है। रोशनी के चेहरे पर हंसी आती है। अक्षय के माथा चूमने वाले अंदाज ने रोशनी के चेहरे पर स्माइल लाकर रख दी। अक्षय ये देखकर सुकून से आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है, देखा मेरी किसने ला दी है ना तुम्हारे चेहरे पर स्माइल। दादी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहता है, दादी माँ जल्दी से अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुनिए। मेरे अंकल बहुत बड़े आदमी हैं, उनका एक एक सेकंड कीमती है। क्यों अंकल, है ना? अंकल अक्षय की तरफ देखते हैं और फिर दादी माँ से पूछते हैं, बताइए सुमित्रा जी, क्या है आपका फैसला? क्या अब भी आप अपने पोते को बनाना चाहती हैं उत्तराधिकारी? अगर आप अपने फैसले पर अटल हैं तो हम अपना लगाया हुआ पैसा वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने 500 करोड़ आपकी कंपनी पर नहीं, आपकी बेटी रोशनी की काबिलियत पर लगाए हैं। इसलिए ये 500 करोड़ आपको मेरी कंपनी सिर्फ तभी देगी जब आपकी पोती रोशनी नंदा इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी। ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है पूरा नंदा परिवार। आकाश आगे आकर कहता है, आप मेरी बहन पर इतनी भारी रकम क्यों लगाना चाहते हैं? क्या किया है उसने? सेठी अक्षय को लुक देता है। अक्षय उन्हें शांत रहने को कहता है, आंखों ही आंखों से। लेकिन इस बार सेठी साहब शांत नहीं रहना चाहते और वो आगे बढ़कर कहते हैं, तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे भी एक सुपर बॉस हैं। उन्हें यकीन है आपकी बहन की काबिलियत पर, वो भी आपसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया है आपकी कंपनी को और कंपनी के ओनर्स को। ये सुनकर आकाश कुछ कहे उससे पहले अंशुल आगे बढ़ती है और अपने गुस्से वाले अंदाज में कहती है, और मुझे पता है इस बात का कारण, वो ये है कि आपके सुपर बॉस जो दुनिया वालों की नजर में एक मिस्टीरियस हस्ती हैं, उन्हें मेरी सुंदर बहन भाग गई होगी, और मेरी बहन में भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक नायाब हुनर है। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके मेरी बहन ने आपके सुपर बॉस को रिझा लिया होगा, और इसीलिए वो हमारी कंपनी में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए। शर्त भी रख रहे हैं, रोशनी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगी तो ही उनकी इन्वेस्टमेंट कायम रहेगी। भाई वाह, क्या डील है! क्या पता मेरी ये सुंदर और सेल्फिश बहन ने आपके सुपर बॉस का बिस्तर भी गर्म कर लिया हो ऐसी शर्त रखवाने के लिए। इस बात से पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। सभी हक्के बक्के रह जाते हैं अंशुल की इस बात से। लेकिन अक्षय अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा आकर उसने अंशुल के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और आंखें गुस्से से लाल हैं उसकी। वो कहता है, ये थप्पड़ मैंने तुम्हें उम्र में बड़ा हूं इसलिए मारा है,
काश ये थप्पड़ तुम्हारे पापा ने तुम्हें बहुत पहले मार दिया होता तो आज अपनी बड़ी बहन की इज्जत की नीलामी ना करती तुम भरी सभा में। तुमने जो आज हर लिमिट क्रॉस कर दिया अंशुल, लेकिन आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका ना तो जंगली बिल्लियों को सीधा करना आता है मुझे, समझी। कहते हुए ऑडिटोरियम से बाहर चला जाता है। अंशुल अपने गाल को पकड़कर गुस्से से सेठी अंकल की तरफ मुड़ते हुए कहती है, देख लीजिए कैसी ओछी हरकत की रोशनी के पति ने मेरे साथ। जिसका पति ऐसी गुंडागर्दी करता हो, भरी सभा में एक लड़की पर हाथ उठाता हो, क्या ऐसे गुंडे की बीवी को आप इतने बड़े एम्पायर का मैनेजिंग डायरेक्टर देखना चाहते हैं? जी हाँ, सेठी अंकल अंशुल के पूछे सवाल के जवाब में कहते हैं और फिर दादी माँ की तरफ मुड़ते हुए अपना फोन निकाल कर पूछते हैं, बताइए सुमित्रा जी, बना रही हैं आप रोशनी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, या अभी फोन लगाऊं अपनी लीगल टीम को और ठोक दूं केस आपकी कंपनी पर अपने 500 करोड़ वापस लेने की खातिर। दादी माँ घबरा जाती हैं, आकाश की तरफ देखती हैं और एम्बैरस होते हुए कहती हैं, मैं सुमित्रा नंदा आज इस बात का ऐलान करती हूँ कि हमारी कंपनी नंदा एम्पायर की मैनेजिंग डायरेक्टर होगी मेरी पोती रोशनी नंदा। दादी माँ आगे कुछ कहें उससे पहले आकाश आगे बढ़कर कहता है, मुझे आपका ये प्रेशर में लिया हुआ फैसला मंजूर नहीं है और मेरे पास इसका ठोस कारण भी है, और कारण है रोशनी की शादी हो चुकी है और हमारी परंपरा के अनुसार शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। भीड़ और मीडिया की तरफ मुड़ते हुए वो कहता है, क्यों दोस्तों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कोई और जवाब दे उससे पहले ऑडिटोरियम में हीरोइक तरीके से फिर से दाखिल हुआ अक्षय कहता है, साले साहब आप जब भी कुछ बोलते हो गलत ही क्यों बोलते हो? कितनी पिछड़ी सोच है आपकी। उम्र में तो मेरी रोशनी से छोटे हो ना आप, फिर भी सोच बूढ़ों वाली ही है आपकी। अपने मोबाइल से एक मैसेज सेंड करता हुआ आकाश के मोबाइल पर उसे कहता है, जरा अपने मोबाइल पर मेरा भेजा हुआ मैसेज पढ़िए तो जरा, आप गलत क्यों हैं? इस बात का पता चल जाएगा आपको। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।